गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने ब्लड प्लाज्मा के कंपोजिशन के बारे में डिस्कशन किया था। आज जो है हम लोग जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं यानी कि जो सेल्यूलर पार्ट है ब्लड का उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तक जो ब्लड प्लाज्मा था वो ए सेल्यूलर पार्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, आज जो है हम लोग ब्लड के सेल्यूलर पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, ब्लड के जो सेल्यूलर पार्ट होते हैं यानी कि ब्लड के जो सेल्स होते हैं दे आर जनरली नोन एज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अलावा इनको ब्लड कॉर्पसेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स या जो ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इरिथ्रोसाइट रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या फिर आरबीसीज। ठीक है, दूसरा होता है ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स और कॉर्पसेल्स और डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, तो आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज यानी कि इरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स जो है ये दो मेजर सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर। अब ल्यूकोसाइट्स जो है उसके भी फर्दर सब टाइप्स होते हैं। ठीक, ल्यूकोसाइट्स जो है उसको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स वो डब्ल्यूबीसीज हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं डिफरेंट केमिकल्स के, और ए ग्रैन्युलोसाइट्स ऐसे डब्ल्यूबीसीज होते हैं कि जिनके साइटोप्लाज्म में किसी भी तरीके के कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते। ठीक, ग्रैन्युलोसाइट्स जो है अगेन तीन टाइप के होते हैं, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स जो है अगेन टू टाइप्स के होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग इन सारे सेल टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेड ब्लड सेल्स से, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स से। ठीक है, ये जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स नाम से ही या रेड ब्लड सेल्स नाम से ही हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये रेड कलर के होते हैं। और डब्ल्यूबीसीज जैसे कि हमने वाइट ब्लड सेल्स लिखा है तो इससे भी हमको समझ आ जाता है कि डब्ल्यूबीसीज जो हैं वो जनरली वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, अब आरबीसीज के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो आरबीसीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाए थे, तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत उसके बारे में याद होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी एक क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। ठीक है, कि आरबीसीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आरबीसीज जो है ह्यूमन आरबीसीज के बारे में बात कर रही हूँ मैं, जनरली सर्कुलर शेप के होते हैं। ठीक है, सर्कुलर शेप के होने के अलावा ये होते हैं बाइकॉनकेव। ठीक है, बाइकॉनकेव मतलब उसके जो दोनों साइड्स होते हैं वो कॉनकेव होते हैं। तो अगर सर्कुलर मान ले तो ऐसे सर्कुलर रहते हैं डिस्क शेप के, तो ये फ्रंट व्यू है। लेकिन साइड व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो आरबीसीज का जो शेप है इस तरीके का होता है। तो बाइकॉनकेव है, दोनों सरफेसेस उसके कॉनकेव होते हैं, इसीलिए बाइकॉनकेव हम लोग बोलते हैं। और मतलब बाइकॉनकेव होने की वजह से आरबीसीज जो है बीच में से, सेंटर में से थोड़े से दबे हुए या धसे हुए होते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर और बाइकॉनकेव शेप होता है उनका। उसके अलावा दे आर ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड कहने का मतलब है कि दे डू नॉट पोजेस एनी न्यूक्लियस, इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। दे ऑल्सो लैक सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो भी इनके अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस भी नहीं होता, सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते इनके अंदर। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जैसे मैंने बोला कि ह्यूमन आरबीसी सर्कुलर होते हैं, जैसे कैमल और लामा जो एक और एनिमल होता है, कैमल और लामा के अंदर जो आरबीसीज का शेप होता है वो ओवल यानी कि अंडाकार शेप के आरबीसीज होते हैं उनके अंदर। ह्यूमंस या मोस्टली जितने भी मैमल्स होते हैं, ठीक है, तो ऊँट को, कैमल को और लामा को छोड़ करके बाकी जितने मैमल्स या ह्यूमंस जो हैं उनके अंदर स्पेसिफिकली सर्कुलर शेप में आरबीसीज होते हैं। ठीक है, अब आरबीसीज के शेप के बारे में बात कर लिए हम लोग। डायमेंशन के बारे में अगर बात करें तो इनका 7 to 8 μm डायामीटर होता है। ठीक है, 7 to 8 μm इनका डायमीटर होता है। और ये जो दोनों साइड्स हैं, क्योंकि बीच में से धसा है और दोनों साइड्स जो हैं थोड़े उभरे हुए हैं, तो दोनों साइड्स में जो थिकनेस है वो सेंटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो दोनों साइड्स पे जो इनकी थिकनेस होती है वो होती है 1 to 2 μm थिक ऑन साइड्स।
साइड्स के तरफ कितने थिक होते हैं, 1 या 2 म्यूएम थिक होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आरबीसीज जो है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, आरबीसीज का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, ठीक है। तो अगर मंथ के 30 डेज होते हैं, 30 से 3 से अगर हम लोग 12 को डिवाइड करें तो आंसर आता है 4, यानी कि इनका 120 डेज यानी कि 4 मंथ्स का इनका लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद जो पुराने आरबीसीज हैं दे डाई एंड उनको रिप्लेस करने के लिए नए आरबीसीज जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। उसके बारे में अभी मैं और डिस्कस करूँगी, ठीक है। फिलहाल आप लोग ये ध्यान दो कि उनका लाइफ स्पैन जो है 120 डेज का होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग आरबीसीज के काउंट के बारे में बात करें, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज, टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज पर माइक्रोलीटर, टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इज नोन एज टोटल आरबीसी काउंट। टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इज नोन एज टोटल आरबीसी काउंट। तो ब्लड के 1 माइक्रोलीटर में कितने आरबीसीज हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं टोटल आरबीसी काउंट, ठीक है। और टोटल आरबीसी काउंट करने के लिए एक अपैरेटस आता है कि जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। तो हीमोसाइटोमीटर जो है वो ग्लास की एक स्क्वायर शेप की स्लाइड होती है और उस ग्लास की स्क्वायर शेप की स्लाइड में जो है ब्लड को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, पोर कर सकते हैं। तो वो स्लाइड ऐसी डिज़ाइन की जाती है कि जैसे ही ब्लड उसमें इंसर्ट किया जाता है एक पिपेट के हेल्प से, तो क्या होता है कि वो पूरा ब्लड जो है स्लाइड में फैल जाता है, उसके सेल्स स्प्रेड हो जाते हैं। तो हम लोग माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करके वी कैन काउंट कि वेदर कितने मतलब एक स्क्वायर के अंदर जो है कितने आरबीसीज या कितने डब्ल्यूबीसीज थे। तो उस स्लाइड का भी कुछ मेजरमेंट होता है, तो उसमें गिवन एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वी कैन गेट द टोटल काउंट ऑफ आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज विच वेर फाउंड इन दैट पर्टिकुलर स्लाइड और इन दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। तो हीमोसाइटोमीटर के हेल्प से वी कैन कैलकुलेट कि किसी पर्सन की बॉडी में कितने आरबीसीज या कितने WBCs हैं, ठीक है। अब टोटल आरबीसी काउंट जो है वो मैंने बता दिया। तो एक हेल्दी अडल्ट मेल जो है, ठीक है, एक हेल्दी अडल्ट मेल जो है उसके अंदर 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसीज होते हैं पर ऑफ ब्लड, पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। तो 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड होता है। तो ये किसका काउंट है, क्यूबिक एमएम जो मैं बोल रही हूँ ये हीमोसाइटोमीटर के बेसिस पे ही काउंट बताया गया है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्यूबिक एमएम का यूनिट ले रहे हैं क्योंकि ये हीमोसाइटोमीटर के हेल्प से काउंट किया गया है, ठीक है। तो मैन के अंदर, अडल्ट मेल के अंदर कितना होता है, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन, ठीक है। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के अंदर कम होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उनकी बॉडी में चलता है हर महीने, इस वजह से काफ़ी सारा ब्लड लॉस होने की वजह से जनरली हमेशा ये देखा गया है कि मेल्स के अंदर जो है हीमोग्लोबिन का काउंट भी ज़्यादा होता है और आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज का भी काउंट ज़्यादा होता है। लेकिन फीमेल्स में क्योंकि वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है उनका, इसीलिए उनकी बॉडी में ब्लड की क्वांटिटी और हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी और ब्लड सेल्स की क्वांटिटी, सारी क्वांटिटीज़ कम ही पाई जाती हैं, ठीक है। अब अगर जनरली कई बार क्या होता है कि जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज का जो काउंट है, आरबीसीज का जो नंबर है वो एबनॉर्मली इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो कभी ऐसा कंडीशन अगर हुआ कि आरबीसीज का काउंट एबनॉर्मली इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि एबनॉर्मली आरबीसीज का जो नंबर है वो एकदम से डिक्रीज़ भी हो सकता है। तो अगर एबनॉर्मली आरबीसीज का नंबर जो है डिक्रीज़ अगर हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपिनिया,
ठीक है। तो इसमें आरबीसीज का नंबर एकदम से डिक्रीज हो जाता है और पॉलीसाइथीमिया में आरबीसीज का नंबर एकदम से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं आरबीसीज से रिलेटेड। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि जब जैसे फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है, या किसी रीज़न के वजह से किसी पर्सन की बॉडी में आरबीसीज का काउंट अगर कम हो जाता है, तो आरबीसीज का काउंट कम होते साथ ही क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट का रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का रेट जो है वो रिड्यूस होता है, तो ये स्टिम्युलेट करता है किसको, ये स्टिम्युलेट करता है एक हार्मोन के रिलीज को। इस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, तो ये जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ये हमारे बोन मैरो को स्टिम्युलेट करता है कि भाई आरबीसीज का नंबर ब्लड में कम हो रहा है, तो आप जो है नए आरबीसीज जल्दी से बनाना स्टार्ट करो। तो इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है वो जैसे ही सिक्रीट होगा वो किसको स्टिम्युलेट करेगा, बोन मैरो को, और बोन मैरो जो है जल्दी जल्दी क्या करेगा और नए इरिथ्रोसाइट्स बनाएगा और उसको ब्लड को सप्लाई करेगा। ठीक है, तो इरिथ्रोसाइट्स बनाने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जो इरिथ्रोसाइट्स बनाने का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस कौन सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस है जिसके हेल्प से इरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन जो है वो बोन मैरो में होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग आरबीसीज के इस फीचर के बारे में बात करें कि आरबीसीज रेड क्यों होते हैं। ठीक है, सबको पता है कि आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, और आयरन की प्रेजेंस होने की वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर का पिगमेंट होता है। और क्योंकि हीमोग्लोबिन रेड है और आरबीसीज में हीमोग्लोबिन बहुत क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, इसलिए आरबीसीज भी रेड कलर की हो जाती हैं। ठीक है, अब अगर हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, तो किसी अडल्ट मेल के अंदर, नॉर्मल अडल्ट मेल के अंदर, ठीक है, 100 ml ब्लड में कम से कम 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, किसमें, मेल्स में। ठीक है, किसी नॉर्मल हेल्दी एडल्ट मेल में 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो हम लोग जो हीमोग्लोबिन का चेक करवाते ना, काउंट करवाते, तो 15 ग्राम, 13 ग्राम, 12 ग्राम, 11 ग्राम जो निकलता है, तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि टोटल बॉडी में 15 ग्राम है। ठीक है, पर 100 ml क्वांटिटी वो होता है। तो अगर क्योंकि टोटल बॉडी में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा तो पर्सन को तो वहीं मर जाना है। ठीक है, उतनी कम क्वांटिटी में नहीं होता कि 100 ml ब्लड में 15 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन होता है। तो ऐसे हमारे बॉडी के अंदर कितना ब्लड होता है, 5 लीटर ब्लड होता है। तो आप लोग खुद सोच लो कि कितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में होता होगा। तो ये मेल्स के बारे में मैंने बात किया। फीमेल्स के अंदर 100 ml ब्लड में कम से कम 13 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। फीमेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन कम क्यों होगा, आंसर वही है कि मेंस्ट्रुएशन होता है हर महीने, तो बहुत ब्लड लॉस होता है, तो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी जनरली कम ही बनी रहती है मेल्स के कंपैरिजन में। तो फीमेल्स में कितना होगा, 13 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड रहता है। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि आरबीसीज का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर होता है, बोन मैरो में होता है। ठीक है, लेकिन जब कभी भी कोई भी इंसान जो है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है, आप और हम कभी ना कभी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में थे। ठीक है, तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उस टाइम पे ब्लड बनाने का काम या बेसिकली आरबीसीज बनाने का काम जो है वो एम्ब्रियोनिक लीवर और एम्ब्रियोनिक स्प्लीन करते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक लिवर और एम्ब्रियोनिक स्प्लीन जो है वो मतलब डेवलपमेंटल स्टेज में प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में वो जो है फॉर्मेशन करते हैं ब्लड सेल्स का। लेकिन जैसे ही बेबी का बर्थ हो जाता है, तो बेबी का बर्थ होने के बाद भी बोन मैरो को डेवलप होने में कुछ समय लगता है, कुछ टाइम लगता है। ठीक है, तो जैसे ही बेबी जो है 5 या 6 महीने का होता है, तो 5 या 6 महीने के ड्यूरेशन तक, बेबी के पैदा होने के 5 या 6 महीने के ड्यूरेशन तक जो है लिवर और स्प्लीन ही जो है ब्लड बनाने का काम करते हैं। फिर धीरे धीरे उनका ये फंक्शन ख़त्म हो जाता है क्योंकि बोन मैरो का डेवलपमेंट हो जाता है, और फिर बोन मैरो जो है
वो लाइफ लॉन्ग क्या करता है, ब्लड के प्रोडक्शन का काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि बोन मैरो सिर्फ आरबीसीज बना रहा है, बोन मैरो डब्ल्यूबीसीज भी बनाता है, ठीक है। बस डब्ल्यूबीसीज का मैच्योरेशन जो है वो दूसरे जगह पे होता है, लेकिन आरबीसीज जो है वो बोन मैरो में बनते भी हैं और बोन मैरो में मैच्योर भी होते हैं, बस ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आरबीसीज का फॉर्मेशन जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में और इन्फेंट स्टेज में लिवर और स्प्लीन में होता है, और जब बच्चा 5 या 6 महीने का हो जाता है उसके बाद से बोन मैरो जो है अपना फंक्शन स्टार्ट करता है, और बोन मैरो लाइफ लॉन्ग जो है ब्लड बनाने का काम करता है, ठीक है। तो जब कोई पर्सन यंग होता है तब बोन मैरो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और ज़्यादा क्वांटिटी में जो है हीमेटोपोइसिस यानी कि ब्लड बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीमेटोपोइसिस, ठीक है। तो हीमेटोपोइसिस का जो प्रोसेस है वो लाइफ लॉन्ग करता है बोन मैरो। जब जवान रहते हैं, यंग होते हैं लोग, तो उस टाइम पे हीमेटोपोइसिस बहुत एक्टिवली होता है, लेकिन जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती है, वो बूढ़ा होते जाता है, तो बोन मैरो का फंक्शन भी कम होने लगता है, और बोन मैरो भी धीरे धीरे जो है वो कम एक्टिव रहता है और ब्लड भी कम बनने लगता है फिर, ठीक है। अब आगे के बारे में अगर हम लोग बात करें कि ब्लड बनने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। ब्लड बनने के लिए जो है आयरन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन को बनाना है भाई, आयरन की ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आयरन और प्रोटीन के अलावा और किसकी ज़रूरत होती है, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, ठीक है। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जो है वो आरबीसीज को बनाने में हेल्प तो नहीं करते हैं, लेकिन आरबीसीज के मैच्योरेशन में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आयरन और प्रोटीन के हेल्प से आरबीसी बनेगा, लेकिन आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कभी भी देखना, जिन लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, कि जिनके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होता है, उनको जो है विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के टैबलेट्स या सिरप जो है वो डॉक्टर लिख करके देता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सिरप है जिसके अंदर मतलब जिसको ब्लड को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, उस सिरप के अंदर हमेशा फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जो है वो डेफिनेटली प्रेजेंट रहता ही रहता है अलॉन्ग विथ आयरन, ठीक है। तो बनने के लिए, आरबीसीज बनने के लिए आयरन और प्रोटीन चाहिए, उनके मैच्योरेशन के लिए क्या चाहिए, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, ठीक है। अब जो हम लोगों ने लाइफ स्पैन के बारे में बात किया था कि भाई कितने दिन तक आरबीसीज जो हैं वो एक्टिव रहते हैं, तो 120 डेज का यानी कि 4 महीने का लाइफ स्पैन किसी भी आरबीसी का होता है, ठीक है। अब 120 दिन के बाद क्या होगा, ठीक है। 120 दिन के बाद में जब आरबीसीज जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसके बाद जो है वो सीधे कहाँ पर जाते हैं, जितने भी डिस्ट्रॉयड आरबीसीज होते हैं, जितने भी डेड आरबीसीज होते हैं, वो सारे जाते हैं कहाँ पर, स्प्लीन में, ठीक है। और स्प्लीन के अंदर जो है आरबीसीज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है। क्योंकि स्प्लीन के अंदर आरबीसीज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है, इसीलिए स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, ठीक है। क्या बोलते हैं स्प्लीन को? स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, मतलब कब्रिस्तान, ठीक है। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान होता है, तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज इज द स्प्लीन, ठीक है। अब स्प्लीन जो है, स्प्लीन के अंदर क्या होता है, आरबीसीज के साथ क्या होता है, ठीक है। स्प्लीन के अंदर जैसे ही आरबीसीज जाते हैं, ठीक है, तो आरबीसीज जो है उसके अंदर क्या होता है कि जो उनका फैगोसाइटोसिस होता है, स्प्लीन के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। स्प्लीन और लिवर के अंदर जो है एक WBC होता है जिसको मैक्रोफेज बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो मैक्रोफेज है वो क्या करता है, वो आरबीसीज का फैगोसाइटोसिस कर लेता है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस करने के बाद में जो आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जो हीम प्रोटीन होता है ना, तो जो प्रोटीन होता है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है और उसको डिग्रेड किया जाता है, ठीक है। डिग्रेड करने के बाद में उस प्रोटीन का क्या होता है, डिग्रेड होने के बाद में जो आरबीसीज के अंदर का हीमोग्लोबिन होता है और जो प्रोटीन होता है उसको दो तरीके के पिगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक होता है बिलीवर्डिन,
और दूसरा होता है बिलीरुबिन। ठीक है, तो ये बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन किसके पिगमेंट्स हैं? ये ऐसे पिगमेंट्स हैं जो लिवर में प्रोड्यूस होते हैं। तो स्प्लीन के अंदर क्या होता है, स्प्लीन के अंदर आरबीसीज जाते हैं, वहाँ से फिर वो कहाँ जाते हैं, लिवर में जाते हैं। लिवर में मैक्रोफेजेस उनका फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस करने के बाद में उनको डिस्ट्रॉय करके दो पिगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन में। तो बिलीवर्डिन जो होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और बिलीरुबिन जो है वो येलो कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, तो बिलीवर्डिन जो है वो बाइल जूस का एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, मैंने आपको बाइल का कंपोजिशन बताया था। बिलीवर्डिन जो है वो बाइल का कंपोजिशन बन जाता है, बाइल के साथ इंक्लूड हो जाता है। और ये जो बिलीरुबिन है इसको कायदे से हमारे यूरिन के साथ में बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है, बिलीरुबिन जो है उसका भी फर्दर ब्रेकडाउन होता है और फर्दर ब्रेकडाउन होने के बाद में वो यूरिन के साथ में मिलकर के हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो बिलीरुबिन है इसका प्रॉपर रिमूवल जो है हमारी बॉडी के बाहर नहीं हो पाता है। ठीक है, अब बिलीरुबिन का अगर प्रॉपर रिमूवल नहीं होता है तो ये जो बिलीरुबिन है ये हमारे स्किन के नीचे और हमारे म्यूकस के जो ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है। तो स्किन के नीचे और म्यूकस ग्लैंड में एक्यूमुलेट होने की वजह से पर्सन की जो स्किन होते हैं, उसके जो नेल्स होते हैं वो येलो कलर के होने लगते हैं। और येलो कलर के जब होते हैं तब उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस। ठीक है, तो बिलीरुबिन का प्रॉपर रिमूवल अगर ना हो तो उस वजह से जॉन्डिस डिजीज़ जो है वो हमारी बॉडी में हो सकता है। और कभी ना कभी किसी ना किसी को, आपको या आपके जानने वालों को किसी ना किसी को जॉन्डिस हुआ होगा। तो जॉन्डिस के बारे में आप लोग बहुत जानते होंगे अच्छे से कि जॉन्डिस किस तरीके से पर्सन की बॉडी को वीक कर देता है। ठीक है, तो दिस वॉज द होल इंफॉर्मेशन अबाउट द आरबीसीज। ठीक है, अब जो है हम लोग नेक्स्ट WBCs के बारे में देखते हैं। ठीक है, WBCs का जो मैंने आपको टाइप्स बताया था कि भाई ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, उनके जो सब टाइप्स होते हैं उन सभी के बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी आप लोगों को एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बस देती हूँ WBCs का, उसके बाद का पोर्शन जो है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, है ना। तो ल्यूकोसाइट्स या WBCs, ल्यूकोसाइट्स को ल्यूकोसाइट या WBC वाइट ब्लड सेल्स जो है क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता और ये वाइट कलर के ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, तो WBCs जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं तो मोस्टली जो है ये ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं, या फिर जो एक और फ्लूइड के बारे में मैंने बताया था लिम्फ के बारे में। ठीक है, तो या तो लिम्फ के पार्ट के हिसाब से रहते हैं, लिम्फ का एक पार्ट होते हैं WBCs, या फिर ब्लड जो होता है ब्लड के प्लाज्मा में मोस्टली WBCs जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब WBCs जो हैं क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ये वाइट कलर के होते हैं। उसके अलावा अगर इनके शेप के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? इर्रेगुलर होते हैं, इर्रेगुलर शेप होता है इनका, या सर्कुलर शेप भी इनका हो सकता है। ठीक है, इर्रेगुलर और सर्कुलर क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि कई सारे WBCs ऐसे हैं कि जो फैगोसिटिक नेचर के होते हैं और फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं। तो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस करने की वजह से उनका शेप जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने इर्रेगुलर शेप कहा है। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने क्या इसका और क्या नेचर होता है? ये न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, RBCs जो हैं वो इन्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन WBCs के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि WBCs का जो न्यूक्लियस होता है उसमें डिफरेंट शेप्स जो है वो हमको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम लोग जो है डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं WBCs को। ठीक है, अब
WBCs जो है, क्योंकि फैगोसाइटोसिस नेचर का होता है और इनके अंदर इरेगुलर शेप होता है, तो WBCs के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी जगह से आराम से एकदम छोटे माइन्यूट से माइन्यूट प्लेस के अंदर भी इजीली स्क्वीज करके किसी तरीके से घुस सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। इसीलिए ये इतने इफेक्टिव होते हैं किसी भी पैथोजन के अटैक को कंट्रोल करने में। ठीक है, उसके बारे में अगर मैं ये बोलूँ कि जो WBCs का ये कैपेबिलिटी होता है किसी भी जगह पे घुस जाने का। ठीक है, तो ये जो कैपेबिलिटी होती है WBCs की, दिस इज नोन एज द डायापीडेसिस। ओके, दिस कैपेबिलिटी ऑफ WBCs इज नोन एज द डायापीडेसिस। ठीक है, अब WBCs जो होते हैं ये RBCs के कंपैरिजन में थोड़े कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि RBCs का हम लोगों ने बोला था, तो पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड कितने ल्यूकोसाइट्स हैं, कितने WBCs हैं, दैट क्वांटिटी इज नोन एज द टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, अब ये जो ल्यूकोसाइट काउंट है, ठीक है, ये वैरी करता है। कैसे वैरी करता है? 6000 to 8000 पर क्यूबिक mm। ठीक है, इतने क्वांटिटी में जो है WBCs रहते हैं। RBCs कहाँ थे? 5 to 5.5 मिलियन थे, और WBCs कहाँ है? 6000 to 8000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये RBCs का क्वांटिटी है ब्लड के अंदर। ठीक है, अब जो RBCs कई बार, WBCs जो होते हैं, WBCs की क्वांटिटी कई बार इंक्रीज हो जाती है ब्लड के अंदर, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, अगर WBCs की क्वांटिटी अचानक से ब्लड में बढ़ जाए तब उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, अब अगर कई बार क्या होता है कि WBCs जो है उसके अंदर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया, किसी तरीके का म्यूटेशन हो गया, तो वो कैंसरस बन जाते हैं, कैंसर प्रोड्यूसिंग हो जाते हैं। तो इस तरीके के कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ल्यूकीमिया। ठीक है, और ल्यूकीमिया को ही ब्लड कैंसर भी कहा जाता है जनरली। ठीक है, तो अगर किसी रीज़न के वजह से कोई म्यूटेशन अगर हो गया ब्लड के सेल्स में, कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो जो WBCs हैं वो मैलिग्नेंट हो सकते हैं, कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं, देन दैट कंडीशन इज नोन एज द ल्यूकीमिया। ठीक है, एंड अगर कई बार क्या होता है कि जैसे ल्यूकोसाइटोसिस क्या था, इंक्रीज हो जाता है WBCs। ठीक है, तो अगर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि WBCs का क्वांटिटी कम हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ल्यूकोपीनिया। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस में WBCs इंक्रीज हो जाते हैं, और ल्यूकोपीनिया जो कंडीशन है उसमें WBCs का जो काउंट है, जो क्वांटिटी है, वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, सो ये जो है जनरल इन्फॉर्मेशन थी WBCs के बारे में। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग जो ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स का जो आपको मैंने चार्ट बताया था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जितने भी डिफरेंट टाइप के WBCs हैं उनका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेंगे। अभी तक आज के टॉपिक में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।